explain what is habeas corpus writ. बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख है वो क्या कहता है? सर ये तो नहीं, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मतलब उसका रीजन बताना पड़ेगा कि किस रीजन से उसको गिरफ्तार किया गया है। सभी हाँ, इसका उत्तर आप दीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख क्या है? सर अगर किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से बंदी बना के रखा गया है तो ये रिट दायर करके सुप्रीम कोर्ट में उसको मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसको सामने लाया जाएगा, उसको कि क्या रीजन है, किस वजह से बंदी बनाया गया है। वो व्यक्ति जो बंदी बनाया गया या फिर कोई अन्य भी उस ये रिट दायर कर सकता है। हाँ, ओके, बता रहा हूँ उसको सुनिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख या ऐसा प्रलेख है जो किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी किया जाता है जिसे अवैधानिक ढंग से बंदी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना किए जाने पर न्यायालय उस व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि उसके बंदी बनाए जाने का कारण विधिपूर्ण नहीं है तो वह उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी करता है। यह प्रलेख सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त निजी संगठनों तथा साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। इस प्रकार से देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को अवैधानिक ढंग से उसे कब्जे में रखने के खिलाफ है। ये प्रत्येक व्यक्ति का दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के रक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। कोई भी अधिकारी या कोई भी सामान्य व्यक्ति या कोई निजी संस्थान अगर किसी व्यक्ति को अगर बिना कारण के उसे बिना विधि सम्मत तरीके से बंदी बना लेता है तो वह व्यक्ति स्वयं या कई बार उसके पक्ष में कोई पैरोकारी करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा बंदी के को बुलाए जाने के संबंध में अपोनेंट के रूप में मुकदमा दाखिल कर सकता है, जो किसी कोर्ट में भी दाखिल किया जा सकता है। वहां से बंदी को बुलाए जाने के संबंध में जिस व्यक्ति ने बंदी को बनाया है उसके खिलाफ आरोपित हुआ है उस व्यक्ति को नोटिस इशू किया जाएगा। विद इन 14 डेज उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अब वो व्यक्ति कोई सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, आम व्यक्ति भी हो सकता है। आम व्यक्ति के अंतर्गत कोई पिता द्वारा अपनी पुत्री को घर से बाहर ना जाने देने भी सम्मिलित है। आम व्यक्ति के अंतर्गत किसी पति द्वारा अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्तियों से मिलने जाने से रोका जाना, घर की परिधि में ही रखे रहना, बाहर जाने से मना करना, अपने मायके जाने से रोकना। आम व्यक्ति के अंतर्गत किसी भाई द्वारा किसी बहन को उसके घर से जाने के लिए रोका जाना, ये सब कुछ सम्मिलित है। इस आम व्यक्ति की सीमा के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती किसी व्यक्ति को घर में बंद करके उससे काम कराया जाना, लेबर को जबरदस्ती अपने घर के अंतर्गत चार दीवारी में बंद कर देना, नौकर से जबरदस्ती काम कराया जाना, उसे बाहर ना जाने देना, ये सब कुछ बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख के अंतर्गत आता है। क्लियर? बात समझ में आया? ओके, यस सर। ठीक है। अलका, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख बिल्कुल समझ में आया? पुलिस ऑफिसर ने जबरदस्ती किसी को लॉकअप में बंद कर दिया, उसे घर से जाने नहीं दे रहा है, उसे किसी से मिलने नहीं दे रहा है, ठीक है। अब लॉकअप में बंद है, अब अगर उसको 24 घंटे में उसको पेश करना जरूरी होता है। पुलिस ऑफिसर के लिए नियम है कि 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सम्मुख बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष करे। लेकिन हो सकता है पुलिस ऑफिसर जो है किसी से कुछ पैसा लिया हो और वो उसको बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करने की भूल वजह जीडी पे ही नहीं चढ़ाता, कि चढ़ाता ही नहीं है, तो उसे उसने अपने लॉकअप में बंद रखा है और वो मर्जी से जबरदस्ती लॉकअप में बंद कर ले। अब उस पुलिस वाले के खिलाफ आप कहां जाएंगे?
न्यायालय में जाएंगे, आप न्यायालय में पहुंच के कहेंगे कि साहब देखिए कि फलाना पुलिस वाले ने हमारे व्यक्ति को जबरदस्ती बंद कर दिया है और उसको जीडी पे भी नहीं चढ़ा रहा है, तो उस पुलिस वाले को बुलाया जाएगा कि आप आइए और अगर आपने बंदी को बंद रखा है तो उसको निभा के आइए। तो साधारण रूप से पुलिस वालों के खिलाफ या किसी भी ऐसे अधिकारी के खिलाफ जो इस प्रकार का अनाधिकृत रूप से कार्य करते हैं उनके खिलाफ हेबियस कॉर्पस लगता है। लेकिन हेबियस कॉर्पस सिर्फ पुलिस वालों नहीं, आम जन व्यक्तियों पर, आम लोगों पर भी लागू हो सकता है। जैसे अभी मैंने एक मैटर बताया, जैसे मान लीजिए कि एक पिता अपनी वयस्क पुत्री को घर से बाहर आने जाना बंद कर देते हैं, कॉलेज छुड़ा देते हैं, घर के अंदर लॉकअप कर देते हैं, कहते हैं नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, मुझे आपका चाल ठीक नहीं लग रहा है। ऐसी दशा में वो व्यक्ति, वो बेटी स्वयं न्यायालय में जाकर के अपने पक्ष में पिता के खिलाफ हेबियस कॉर्पस रिट दाखिल कर सकती है। लेकिन सपोज करिए कि वो खुद नहीं जा सकती, तो ऐसी दशा में उसके फेवर में उसके किसी फ्रेंड द्वारा, उसकी किसी भाई द्वारा या उसके बिहाफ पे कोई भी डेपोनेंट जाकर के न्यायालय में अपने पिता के खिलाफ यानी उसके पिता के खिलाफ एक हेबियस कॉर्पस रिट दाखिल कर सकता है। वो व्यक्ति वो कोर्ट, वो न्यायालय उस पिता को 14 दिन के अंतर्गत अपनी पुत्री को कोर्ट में हाजिर करने के लिए कहेगा। ऐसी दशा में अगर वो हाजिर नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन उठाया जाएगा। अगर वो स्वयं हाजिर होता है और पुत्री को लेकर के आता है, पुत्री ये कहती है कि हमें बंदी बनाया गया था या स्पष्ट हो जाता है, तो पिता के खिलाफ एक्शन होगा। बात समझ गए? ये यस सर। प्रत्यक्षीकरण प्रलेख कहलाता है। क्लियर? यस सर। चलिए अब इसी के साथ जुड़े हुए एक और प्रलेख के विषय में चर्चा करते हैं। पूजा एक्सप्लेन करिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं मंडमास क्या है, बताइए मंडमास क्या है? सर इसको हिंदी में बताइए क्या है। परमादेश प्रलेख, बताइए परमादेश प्रलेख क्या है? पूजा उत्तर दीजिए। पूजा सर आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? मंडमास क्या है? परमादेश प्रलेख कहते हैं। मंडमास यानी परमादेश क्या है? सर अगर कोई अधिकारी या संस्था अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है या मना कर देता है तो उसके खिलाफ ये रिट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल ठीक कहा। इतना ही। एक किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया, किंतु यह आदेश किसी स्वविवेकी कर्तव्य के निर्वहन के लिए नहीं दिया जा सकता। पहली बात, यह प्रलेख किसी व्यक्ति को अथवा सार्वजनिक संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों और कर्तव्यों का पालन कराने के लिए दिया जाता है। यानी अगर कोई संस्था मना करती है या कोई अधिकारी अपने कार्य को करने से मना करता है तो उससे संबंधित उच्च अधिकारी, उच्च न्यायालय से कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति अपने कार्यों को करने से मना कर रहा है, अतः उसके खिलाफ परमादेश प्रलेख भेजा जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर यानी एसओ के ले सकते हैं। एक पुलिस ऑफिसर, अब एसओ के पास आप पहुंचे और आपने उस एसओ से कहा कि भैया ये एफआईआर वाला व्यक्ति, परंतु एफआईआर लिखने से मना कर दिया। उसने कहा नहीं हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन लिखेंगे या वो आपकी बात नहीं सुनता है। तो अब आप अपनी बात को कहने के लिए उच्च न्यायालय या संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप कह सकते हैं कि फला व्यक्ति द्वारा मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है, एसओ द्वारा एफआईआर लॉन्च नहीं किया जा रहा है। तो एसओ के खिलाफ पहले तो समीक्षा मांगेगा कोर्ट से, अधिकारी पुलिस रिपोर्ट मांगेगा, पुलिस रिपोर्ट अध्ययन करने के बाद उसके खिलाफ उसे परमादेशित किया जाएगा। यानी परमादेश की परम आदेश दिया जाता है, आप तुरंत कार्यवाही करें, तुरंत एक्शन उठाएं। ये है परमादेश प्रलेख।
क्लियर? सर एक बार रिवीजन कर दीजिए। मैं फिर बता देता हूं। देखिए, ये 5 प्रकार के रिट के विषय में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये 5 प्रकार के रिट हैं। तो चलिए पूरी तरीके से रिवीजन लेते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के विषय में यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, आर्टिकल नंबर 32 से लेकर 35 तक जिन प्रमुख बातों संविधान में वर्णन किए गए उसके विषय में सुना। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। 6 मूल अधिकार बताए गए। 6 मूल अधिकारों में जो छठा मूल अधिकार है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहता है कि भारत के नागरिकों को जब कभी ऐसा एहसास हो कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी उनके अधिकारों का संरक्षण ठीक से नहीं हो रहा है, उनके अधिकारों के संरक्षण नहीं हो पाने की स्थिति में वो न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में जाकर के वे अपने इन अधिकारों को, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए, प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट दाखिल कर सकते हैं। 5 प्रकार से प्रलेख जारी कर सकते हैं। वो 5 प्रलेख क्या क्या हैं? चलिए उनका एक समराइज स्टडी करते हैं। पहला प्रलेख है हेबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मंडामास, MANDAMUS, जिसे हम परमादेश कहते हैं। मंडमस यानी परमादेश। तीसरा है सर्टियोररी, यानी शशराय भी कहते हैं, उत्प्रेषण। शशराय यानी CERTIORAR, शशराय, उत्प्रेषण। चौथा है प्रोहिबिशन, जिसे प्रतिषेध प्रलेख कहते हैं। पांचवा है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। और ये पांचों कहलाते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो स्टार्ट करते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या कहता है? हेबियस कॉर्पस में जो वर्णन है वो बहुत महत्वपूर्ण बातों को लेकर के है। तो महत्वपूर्ण बात क्यों? क्योंकि हेबियस कॉर्पस एक विशेष अधिकार देता है नागरिकों को। यह प्रलेख किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी किया जाता है जिसे अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया। ऐसे व्यक्ति द्वारा न्यायालय में प्रार्थना किए जाने पर, स्वयं भी या उसके पक्ष में किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पहुंचकर उसे रिहा करने के संबंध में प्रार्थना किए जाने पर, जब वो न्यायालय में पहुंचता है और प्रार्थना करता है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि उसके बंदी बनाए जाने का कारण विधिपूर्ण नहीं है तो वो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी करता है, या प्रलेख सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त निजी संगठनों तथा साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। अब हेबियस कॉर्पस रिट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेष अधिकार है जिसमें आम व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। साधारण रूप से किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से बंदी बना दिए जाने पर तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन असाधारण रूप से जब व्यक्ति किसी पारिवारिक व्यक्ति द्वारा या किसी अपने व्यक्ति द्वारा बंदी बना लिया जाए, आम व्यक्ति द्वारा, आम संगठन द्वारा बंदी बना लिया जाए, तो भी इसे लागू किया जा सकता है। साधारण रूप से अगर हम देखें, विशिष्ट रूप से देखें, तो सपोज करिए कि एक पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से, अवैधानिक रूप से अपने लॉकअप में बंद कर दिया और उसे जीडी पे नहीं चढ़ाया, यानी उसको वो गवर्नमेंटल डायरी में नहीं चढ़ा और अपनी इच्छा अनुसार उस व्यक्ति को बंद रखता है और उस पर शोषण करता है, उत्पीड़न करता है। अब ऐसे में जीडी पे नहीं चढ़ाया तो उस संबंध में हम कैसे क्लेम करें कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को लॉकअप में कर दिया, संबंधित पुलिस ऑफिसर ने उसे लॉकअप में कर दिया? हमारे पास कोई सीधा दृष्टिकोण नहीं दिखता, क्योंकि 24 घंटे के अंतर्गत किसी
को लॉकअप में रखा जा सकता है, उसके पश्चात उसे इस न किसी प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना या अधिकार होता है या अनिवार्य होता है उस पुलिस ऑफिसर। लेकिन जीडी में ही नहीं चढ़ाया तो घंटे और मिनट का वर्णन ही नहीं हो पाएगा और वो अवैधानिक रूप से माना जाएगा, उस व्यक्ति द्वारा उसको अंदर कर लिया जाना है, लॉकअप में कर लिया। तो इस संबंध में उस व्यक्ति के खिलाफ स्वयं वह व्यक्ति या उस व्यक्ति के पक्ष में या पैरोकारी करता हुआ कोई डेपोनेंट के रूप में न्यायालय में जाकर के बंदी व्यक्ति को बाहर लाने के संबंध में एक रिट दाखिल करेगा। जो ये रिट दाखिल करा जाएगा उस रिट का नाम बोला जाएगा हेबियस कॉर्पस। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप वकील हो या आपको वकील करने की आवश्यकता हो। अब ये अलग बात है कि सामान्य ज्ञान हमें न होने की वजह से हम संबंधित किसी वकील से मिलते हैं, वकील हमारे बिहाफ में हेबियस कॉर्पस रिट दाखिल करता है। तो ये जरूरी या अनिवार्य नहीं है कि हेबियस कॉर्पस रिट दाखिल करने के लिए वकील हो ही। तो अभी मैंने आपको हेबियस कॉर्पस के विषय में एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, वो उसे अपने परिवारजनों द्वारा ही किया गया। जैसे मान लीजिए कि किसी पिता द्वारा अपनी पुत्री को घर में, जो वयस्क पुत्री है, उसे घर में अवरुद्ध कर लिया गया, बंद कर लिया गया और उसे बाहर जाने नहीं दिया। तो वह पुत्री स्वयं अगर जा सकती है तो न्यायालय पहुंचे, और अगर वह स्वयं नहीं जा सकती तो उसके बिहाफ पर कोई डेपोनेंट के रूप में कोई अन्य व्यक्ति, उसके मित्र, उसका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी अन्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति उसके पक्ष में जाकर के न्यायालय में हेबियस कॉर्पस रिट दाखिल कर सकता है एज ए डेपोनेंट। न्यायालय उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने बंदी को बंदी बनाया है, उस व्यक्ति को न्यायालय में बुलाएगा, बंदी भी न्यायालय में आएगा और अगर बंदी यह कहता है कि हमें अमुक व्यक्ति द्वारा बंदी बनाया गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित करेगा। ये है हेबियस कॉर्पस। इस प्रकार से देखें तो पिता द्वारा पुत्री को, पति द्वारा पत्नी को, बहन द्वारा भाई को, मित्र द्वारा किसी मित्र को, मालिक द्वारा मजदूर को, किसी भी संदर्भ में ये हेबियस कॉर्पस रिट दाखिल हो सकता है। क्लियर? ओके, अब चलते हैं मंडमस, जिसे हम परमादेश कहते हैं। नाम से स्पष्ट होता है परमादेश, परम आदेशित किया जाता है। तो यहाँ पर परमादेश रिट कहता है कि परमादेश, नाम से ही क्लियर हो जाता है, इस परमादेश किया जाता है। परम यानी श्रेष्ठ आदेश जारी किया जाता है। श्रेष्ठ आदेश जारी किया जाएगा कब? जनरली किसी अधिकारी, सामान्य व्यक्ति को नहीं, अधिकारी को। कब किया जाएगा? जब उस व्यक्ति, उस अधिकारी द्वारा अपना कृत्य ठीक से ना किया जा रहा हो, कृत्य करने से मना कर दिया जा रहा हो, अपने अधिकारों का प्रयोग ना किया जा रहा। जनरली या प्रलेख किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है। किंतु यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, किंतु यह प्रलेख किसी ऐसे अधिकारी को जिसे स्वविवेकी कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में अधिकार प्राप्त है, उसे जारी नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, पहली बात तो किसे जारी किया जाएगा? उसे जारी किया जाएगा जो किसी पद का प्रयोग नहीं कर रहे, यानी पद है और उस पद के तहत अपने क्रियाओं को ठीक से नहीं संपादित कर रहे, अपने कार्यों को करने से मना करते रहे, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, ऐसे संबंध में जब हम उस व्यक्ति से उसके कृत्यों को करवाने में अक्षम है तो हम न्यायालय में पहुंच सकते हैं। न्यायालय में पहुंचकर उस व्यक्ति के संबंध में एक रिट दाखिल करेंगे। वो रिट होगा मंडमस। इसके संबंध में भी कोई वकील की जरूरत नहीं, हम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन जनरली वकील सारे लीगल प्रोसीजर जानते हैं, इसलिए हम वकील को हायर करते हैं। हमारे बिहाफ में वकील मंडमस रिट दाखिल करेगा कि फला व्यक्ति ने इस आदेश को पारित नहीं किया या फला व्यक्ति को ऐसा आदेश पारित कीजिए कि वह यह कृत्य करे। उदाहरण के रूप में एक सब
सब स्टेशन ऑफिसर एसएसओ के पास हम गए और हमने उनसे एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए कहा। उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया। उनका कहना है नहीं, हम एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। अब हम उस संबंध में एफआईआर लॉन्च कराना चाहते हैं, पर पुलिस अधिकारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। मान लीजिए हम उससे बड़े ऑफिसर एसएसपी के पास गए, उनके पास जाने के बाद भी हमारा कार्य अभी तक नहीं बन पा रहा, तो हम इस संबंध में सीधा न्यायालय जा सकते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। हम न्यायालय में जाकर कोर्ट में मजिस्ट्रेट या जज के सामने अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे कि फला अधिकारी को आदेशित किया जाए, परमादेश किया जाए, परम आदेश दिया जाए, तो संबंधित न्यायालय न्यायाधीश उस संबंध में पुलिस आख्या लेगा, पुलिस रिपोर्ट लेगा। पुलिस रिपोर्ट लेने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ जो पुलिस अधिकारी है एक परमादेश जारी करेगा कि आपको परमादेश दिया जाता है, तत्काल एफआईआर लॉन्च करिए। क्लियर? ये है परमादेश। ठीक है। अब बात करेंगे स्टैट्यूटरी। अब इंग्लिश में हम पढ़ें तो स्टैट्यूटरी, लेकिन इसको शैशराय मतलब यहाँ पर आर साइलेंट है, दो जगह आर साइलेंट है, शशि रॉय हो जाता है, शशराय। हिंदी में कहेंगे उत्प्रेषण प्रणाली। क्या है उत्प्रेषण प्रणाली? देखिए, यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय अथवा प्राधिकरण को उसमें विचाराधीन किसी मामले से संबंधित अभिलेखों को उच्च न्यायालय में विचार करने हेतु भेजने का आदेश है, या उस समय जारी किया जाता है जब कोई निम्न न्यायालय अथवा प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के बिना अथवा अपने क्षेत्राधिकार से अधिक अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध जाकर कार्य कर रहा हो, या अपने नियत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया हो। इस रिट का प्रयोग उस समय किया जाता है जब निम्न न्यायालय ने किसी मामले की सुनवाई करके अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हुए निर्णय वर्ड नोट कीजिएगा, निर्णय दे दिया हो, निर्णय दे दिया हो। ऐसी दशा में वह निर्णय निरस्त हो जाता है। तो बात को गहराई से समझिएगा। यहां पर निर्णय दे दिए जाने के समय निर्णय दे देना, इसमें ध्यान रखिएगा, निर्णय वर्ड आएगा, जबकि प्रोहिबिशन में निर्णय नहीं हुआ है, अभी वो देख कर नहीं। अब यहाँ पर समझिएगा, शशराय क्या कहता है? शशराय कहता है कि कोई निम्न न्यायालय कोई वाद ने किसी संबंध में कार्य कर दिया जो कि उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, या क्षेत्राधिकार में कार्य आता है, कार्य करने से मना करने का निर्णय दे दिया। ऐसा निर्णय दे दिया जो वह नहीं कर सकता था, या कर सकता था पर नहीं कर, समझे? कर सकता था पर नहीं कर रहा। ऐसी दशा में उसका निर्णय निरस्त कराने के संदर्भ में हम न्यायालय में निर्णय निरस्त कराने के संदर्भ। अब ऐसा कब होता है? जनरली मान लीजिए कि एक उदाहरण के रूप में रखें कि एडीए है, या तो प्रयागराज डेवलपमेंट ऑफिसर पीडीए है, और नगर निगम, दोनों एक स्वायत्त संस्थाएं, एक प्राधिकरण है। नगर निगम का कार्य है रखरखाव, साफ सफाई का ध्यान देना। एडीए का यानी पीडीए का कार्य है कि अगर कोई गलत मकान या कोई गलत निर्माण होता है तो उसे रोकने के संबंध में, उसे गिरा देने को, ढहाने के संबंध में। एडीए का अधिकार है कि वह किसी चीज को गिरा सकता है, ढहा सकता है, ठीक है, वो निर्णय निकाल सकता है कि कोई मकान गलत है, उसको ढहा दिया। लेकिन यहां पर नगर निगम ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई निर्णय सुना दिया कि इसके मकान को गिरा दिया जाए। अब ये मकान गिराने जैसा कार्य तो एडीए के क्षेत्राधिकार में आता है, नगर निगम के क्षेत्राधिकार में तो नहीं आता। और निर्णय सुनाने वाला अधिकारी कौन हो गया? नगर निगम, जिसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, उसने निर्णय सुना दिया। तो अब निर्णय सुना दिया है तो इस निर्णय को रोकने, निरस्त करने के संबंध में
हम न्यायालय में पहुंचेंगे, समझे? न्यायालय में जाहिर सी बात है हम वकील से मिलेंगे, वकील हमारे पक्ष का हमारे फेवर में कार्य करेगा और वह इस निर्णय को निरस्त कराने का कार्य करेगा, उत्प्रेषित कर देगा, निर्णय को समाप्त करने के लिए वाद दाखिल करेगा। तो जो वाद दाखिल करा जाएगा उस वाद को बोला जाएगा उत्प्रेषण प्रलेख। क्या बोलेंगे उसको? उत्प्रेषण प्रलेख। तो यहाँ पर उत्प्रेषण प्रलेख दाखिल होगा जब कोई ऐसा वाद दाखिल किया, ऐसा निर्णय सुना दिया गया जो उसके न्यायाधिकरण में नहीं आता, उसके प्राधिकार में नहीं आता या उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आता है। यहाँ पर एक प्रश्न है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यानी प्रकृति जैसे जीवित रहने का सिद्धांत हमें देती है और किसी व्यक्ति ने हमें मार देने का निर्णय दे दिया हो या ऐसा जो कि वो निर्णय नहीं सुना सकता, ऐसा निर्णय दे दिया हो, मकान को गिरा दिया जाए, उसमें जो व्यक्ति उनको मार दिया जाए, भले ही उसके अंतर्गत हो उसको गिरा दिया जाए, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध। अब मान लीजिए कुछ लोग अंदर हैं और निकल नहीं रहे हैं और एडीए ने निर्णय सुना दिया कि ठीक है ना निकल रहे हैं तो भी मकान को गिरा दिया जाए, तो ये भले ही एडीए द्वारा किया जा रहा है परंतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध किया जाने के कारण इसे निरस्त करने के संबंध में हम संबंधित न्यायालय में, संबंधित उच्च न्यायालय में पहुंच करके इसको निरस्त करवाने का प्रयास करें। तो ये हुआ रिट ऑफ शेषे राय। क्या बोलेंगे? रिट ऑफ शेषे राय। यहाँ पर दोनों आर साइलेंट है, सी आर और टी आई ओ आर दोनों आर साइलेंट है, आखिरी आर है, यानी शेल्टी और राय बोलने के बजाय हम शेषे राय बोलते हैं और इंग्लिश हिंदी में इसे उत्प्रेषण प्रलेख बोला जाता है। अब चलिए अगले प्रलेख पे चलते हैं जिसका नाम है प्रतिषेध प्रलेख, जिसे इंग्लिश में हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन नाम से ही समझ में आता है, प्रोहिबिट रोक, प्रोहिबिट रोक। अब यहाँ पर एक साधारण बात बता देते हैं, फिर डेप्थ में बताता हूँ। शशि राय में निर्णय दे दिया गया है तो उसे निरस्त कर दिया जाए, लेकिन अभी निर्णय ना दिया है कोर्ट ने तो प्रोहिबिट कर दिया जाए, रोक दिया जाए कि भैया आप नहीं कर सकते, आप रोकिए इसको, बुलाइए मेरे पास भेजिए, मैं संबंधित उच्च न्यायालय हूं और मैं संबंधित न्यायालय में इसको हियरिंग के लिए भेजूंगा। यानी यह प्रलेख किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी निम्न अथवा प्राधिकरण या न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करने अथवा बिना क्षेत्राधिकार के कार्य करने से रोकने, कार्य करने से रोकने, कार्य करने से रोकने, वर्ड याद रखिएगा, कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो प्रेषण प्रलेख और प्रतिषेध प्रलेख में अंतर क्या है? ये प्रतिषेध प्रलेख के लिए उस प्रतिषेध प्रलेख उस समय जारी किया जाता है जब न्यायालय के समक्ष किसी ऐसे मामले की कार्यवाही लंबित हो जिसकी सुनवाई करने का उसे अधिकार ही नहीं है। इस रिट के जारी करने का उद्देश्य न्यायालय को उस मामले में कार्रवाई करने से रोकना होता है कि न्यायालय उस मामले में कार्रवाई ना करे, उसे रोक दिया जाए। जबकि उत्प्रेषण प्रलेख में हम क्या करते हैं, उस समय जारी करते हैं जब किसी मामले में निम्न न्यायालय ने निर्णय दे दिया हो। यहाँ निर्णय दे दिया हो, यहाँ अभी निर्णय नहीं दिया, वाद चल रहा है, हियरिंग हो रही है, अतः वो हियरिंग कैसे कर सकते हैं, उन्हें रोक दिया जाए। तो इस प्रलेख के जारी होने के बाद वह मामला निम्न न्यायालय से ऑटोमेटिकली उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है और निम्न न्यायालय यदि निर्णय दे चुका है तो निर्णय तो हो ही जाता है। तो इस प्रकार से प्रोहिबिशन क्या कहता है, रोक दो, ये आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, इसे आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई अगर नगर निगम मकान के गिराने के संबंध में आपको नोटिस भेजता है और आपको हियरिंग करने के लिए कहता है कि आइए और हमारे न्यायाधिकरण में आपकी सुनवाई चल रही है, आइए आपके संबंध में फैसला किया जाएगा और आपके मकान को गिराने की बात की जाएगी, तो मकान गिराने के संबंध में नोटिस एडीए भेज सकता है, नगर निगम को यह अधिकार नहीं है। इस संबंध में कैसे उन्होंने इस मामले का वाद कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, हम संबंधित उच्च न्यायालय में जाकर के उसके खिलाफ, यानी जो न्यायाधिकरण वाद दाखिल कर रहा है उसके खिलाफ कौन सा रिट दाखिल करेंगे, रिट ऑफ प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध प्रलेख, कि उन्हें रोक दिया जाए, वो सक्षम नहीं है इस कार्य को करने के लिए, तो ये होगा रिट ऑफ प्रोहिबिशन।
ठीक है, क्लियर। चलिए अब पांचवें पे चलते हैं। पांचवा देखिए क्यों वरेंटो, अधिकार पृच्छा, नाम से ही अधिकार पृच्छा यानी अधिकार पूछो, पृच्छा यानी पूछो, अधिकार पूछो किस अधिकार से, क्यों वरेंटो यानी किस अधिकार से, या एक व्यक्ति की कोई ऐसा सार्वजनिक पद ग्रहण करने के रोकने के लिए जारी किया जाता है जिस पद को ग्रहण करने का वह अधिकारी नहीं। ऐसी निषेधाज्ञा, स्टे ऑर्डर, निषेधाज्ञा मतलब निषेधाज्ञा जारी करते समय न्यायालय उस पद को उस समय तक रिक्त घोषित कर सकता है जब तक न्यायालय द्वारा उसका निर्णय ना हो जाए। अब एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप प्रोफेसर हैं और अब आपकी बारी थी सीनियरिटी और तमाम अधिकारों के तहत HOD यानी डिपार्टमेंट हेड बनने की, लेकिन आपसे जूनियर और विभिन्न मायने में आपसे कम योग्यता रखने वाले व्यक्ति को HOD बना दिया गया। अब वो HOD का पद धारण करने जा रहा है, मे भी उसको डीन या VC या विश्वविद्यालय के बड़े पदाधिकारियों से उसका एक रिलेशन होने की वजह से या विशेष किसी सुविधाओं के तहत उसको बेनिफिट दिया जा रहा है जो कि गलत तरीके से है। तो आप उस व्यक्ति को उसके पद को ग्रहण करने के संबंध में रोके जाने के लिए जो रिट दाखिल करेंगे, न्यायालय में पहुंचकर न्यायालय में आप कहेंगे कि पूछा जाए इनसे कि किस अधिकार के तहत ये पद पर आसीन होने जा रहे हैं। अधिकार पूछो, पृच्छा, क्यों वरेंटो, तो ये किस अधिकार के तहत पद को धारण कर रहे हैं, अधिकार पृच्छा, इसे कहेंगे क्यों वरेंटो। क्लियर, क्लियर है। Students, any doubt? No, sir. No, sir. अलका, सर क्लियर? ये प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा थोड़ा फिर से बता दीजिए। प्रतिषेध ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध ना इसमें नहीं सर, उत्प्रेक्षण में आ गया, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा में दोनों अलग है। प्रतिषेध तो सीधी सीधी बात कह रहा है, जैसे आपने उत्प्रेषण समझ लिया, मैंने कहा नगर निगम ने फैसला दे दिया जबकि उसके हिस्से में फैसला नहीं आता था, ठीक है, वो सुनवाई कैसे कर रहा था, उसने निर्णय तक दे दिया, लेकिन मान लो भी निर्णय दिया है, अब वो हेयरिंग कर रहा है, चलो आओ भाई आज हम निर्णय देंगे और आपको लोग सुनवाई करें, तो आप उससे संबंधित उच्च न्यायालय में पहुंच गया, हाईकोर्ट में पहुंच गया, आपने कहा भैया देखो ये नगर निगम कैसे फैसला सुना है, रोको इसको, फैसला सुना देगा, मकान गिरा देगा मेरा, रोको इसको, मेरा मकान ना गिर जाए, बात समझे ना, मेरा मकान ना गिर जाए, रोको इसको। तो आप वकील कहेंगे चलो हाईकोर्ट पहुंचते फटाक से रुकवाते हैं, कैसे वो लोग कर रहे हैं, कैसे वो लोग सुनवाई कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट कह रहे भैया नगर निगम तुम्हारे क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, तो हम इसे रोक दो और मेरे पास भेज दो, फिर मैं देखूंगा जो संबंधित अधिकारी उसके पास भेजूंगा, अगर एक गलती मकान बना रखा है तो तुम कौन हो सुनवाई करने वाले, मैं एडीओ को दूंगा या जिसको मैं समझूंगा उसके पास भेजूंगा, ये रोक दो इसे, प्रोहिबिट, रोक दो इसे, ठीक है ना। और अगर निर्णय सुना दिया मकान गिरा दो, हमने निर्णय सुना दिया, ट्रैक्टर लेके चले आए, जेसीबी लेके चले आए, मकान गिराने लगे, तो हम दौड़े भागेंगे न्यायालय, न्यायालय में जाएंगे, स्टे ऑर्डर कराएंगे, देखिए निर्णय सुना दे मेरा मकान गिरा रहे हैं, तो हाईकोर्ट कहे निर्णय तुम्हारा निरस्त, निर्णय तुम्हारा निरस्त, लाओ हम सुनवाई करते हैं। तो ये हो गया सेशन राय और ये हो गया उत्प्रेषण प्रतिषेध और ये हो गया उत्प्रेषण, क्लियर। ये अलग चीज है। तो किस पद से बैठे हो तुम, कैसे बैठे हो तुम, बताओ तुम कैसे बैठी हैं, कैसे बैठी हो, मैं अलका से पूछ रहा हूँ कैसे बैठी है, अरे टेंशन नहीं है, इस समाज इस अधिकार से बैठे, क्लियर ना, ये अधिकार दिया है अधिकार, अतः इसलिए आपने लिंक भेजा, हमने खोला, ये क्या है, इस अधिकार से बैठी हूँ, ठीक है ना, अधिकार बताओ, क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया, यस यहाँ तुम्हें आया ना सब, यस सर, समझ में आ गया, बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, अभी तुम कॉलेज में हो, गेस्ट फैकल्टी में हो,
कल को मान लो तुम्हें कोई बेनिफिट हो रहा हो ना दे, कोर्ट में पहुंच सकते हो किस अधिकार से। देखिए इसीलिए संविदा शिक्षक बंद कर दिए हैं, अब संविदा शिक्षक को 11 महीने के लिए रखा है। सही सकता है तो कॉन्फिडेंस आएगा, बिना पढ़े थोड़ी। हाँ वैसे आप लड़ेंगे, आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए, मूल अधिकार है आपके, लड़ेंगे कैसे? वकील पास जाएंगे तो आपको बताएगा, लेकिन आपको पता होगा तो आप वकील से कहोगे भैया वकील साहब चलो न्यायालय के काम सब जानते हो, पेपर पर निकलवाओ, ये वाला अधिकार हमारे को मिला है, क्यों वेरेंटो से लगाओ, दाखिल करो क्यों वेरेंटो, अभी तो आप कहोगे, कैसे कर रहे हैं? तो ये आपके मूल अधिकार है, और ये वास्तव में बताए तो पढ़ाने वाली चीज नहीं है, ये देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए। ये तो हम आप पढ़ रहे हैं, ये हमारी आपकी कमी है, नहीं हर देश के सारे नागरिकों को यह उनको अधिकारों का पता होना चाहिए। कल आप विश्वविद्यालय में होंगे तो विश्वविद्यालय में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, समझ रहे हैं? विश्वविद्यालय में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, इन सब चीजों को फेस करना पड़ेगा। प्रतिदिन की जीवन में समस्याएं हैं, उन सब का सलूशन यही सारे अधिकार हैं। आप लोगों को संविधान खरीद लेना चाहिए, यह है भारत का संविधान, इसे कहते हैं बेयर एक्ट का शब्द, जिस शब्द में संविधान लिखा गया उस शब्द में बेयर एक्ट, भारत का संविधान। ये किसी राइटर की नहीं ले रहा कि आपको किसी इंटरप्रेट, इसे बेयर एक्ट कहते हैं। बेयर एक्ट का मतलब जिस भाषा में लिखा गया उसी भाषा में वर्णित है। और डायग्लॉट एडिशन लीजिएगा, डायग्लॉट का मतलब समझ रहे हैं, द्विभाषी, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, हर पन्ने का हिंदी इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में भी समझ में नहीं आते तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, समझ रहे? और ये पूरा अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि वास्तव में यही गीता है, यही बाइबल है और यही कुरान है। तो इंसान भारत के नागरिकों को इसे पढ़ना चाहिए, जिससे उनके अधिकार उन्हें पता चले। अनम्यूट करो, आवाज को अनम्यूट कर तो बोलो, आदत डालो, नहीं तो कब गड़बड़ होगा। हाँ बोलो। सारी सर कह रहे हैं किस राइटर की है? बोला ना किसी राइटर की नहीं लेना है, राइटर 50 तो इसको लिखे हैं, पर ये वो भाषा है, ये वो बेयर एक्ट बोला जाता है, यानी जिस मूल भाषा में इसे भारत के निर्माणकों ने लिखा था, संविधान सभा ने लिखा था, इसे बोलेंगे बेयर एक्ट। भारत का संविधान बेयर एक्ट, बेयर एक्ट का मतलब ही शब्द जैसा लिखा गया वैसा चाहिए। किसी राइटर नहीं सर, जैसे सॉफ्ट हो गया क्या करके मांगेंगे इसको? भारत का संविधान का बेयर एक्ट, बेयर एक्ट, बेयर एक्ट दे दीजिए। ओके सर। बेयर एक्ट बोलते हैं इसको। तो बेयर एक्ट मतलब जिस शब्द में लिखा गया है, तो उसको इंटरप्रेट किया गया है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको पढ़कर इसका अनुवाद करके इसको लिखा, जैसे सुभाष कश्यप है, बहुत से अच्छे पॉलिटिशियंस या पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, संविधान वेत्ता है जिन्होंने लिखा है, तो हमें वह नहीं लेना है, हमें लेना है बेयर एक्ट, ठीक है? और इससे बहुत हो सकता है तो आप पब्लिकेशन का नाम मांग सकते हैं, जैसे मेरे पास जो है वो बहुत महंगी वाली पब्लिकेशन है, लेकिन यह बहुत अच्छी रहती है, ईस्टर्न बुक कंपनी नाम से है, ईस्टर्न बुक कंपनी। ईस्टर्न बुक कंपनी की ले सकते हैं, ईबीसी बोला जाता है, और ये बहुत महंगी मिलेगी, इसलिए आप प्रयाग पुस्तक की ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं, प्रयाग पुस्तक भवन से जाकर के वहां से प्रयाग पब्लिकेशन की ले सकते हैं, वो तो सस्ती रहती है। लेकिन जब भी लीजिएगा द्विभाषी संस्करण लीजिएगा, द्विभाषी संस्करण। 3-4 बातें, भारत का संविधान, बेयर एक्ट, द्विभाषी संस्करण, बाकी पब्लिकेशन जो आपको मिल जाए, बस किसी राइटर की नहीं। ओके,
तो चलिए चर्चा करते हैं राज्यसभा के ऊपर। पार्लियामेंट का एक अंग राज्यसभा। संविधान में कहा गया कि भारत की संसद और संसद के 3 अंग, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इससे पूर्व के वीडियोज में हमने राष्ट्रपति के ऊपर अध्ययन किया और लोकसभा पर अध्ययन किया। अब आप अध्ययन करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय संसद का द्वितीय व उच्च सदन कहा जाता है, सेकेंडरी एंड हायर। और यहाँ पर प्रश्न उठता है कि why it is said to be secondary and why it is said to be higher. हायर और सेकेंडरी। प्राइमरी किसको कहा जाता है? प्राइमरी के रूप में पार्लियामेंट में हम लोकसभा को नाम देते हैं, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से चयनित होता है और वह लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत सामने हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत ये भी है, परंतु हमारे चयनित लोगों के द्वारा इसमें चयन नहीं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चयन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में, वैसे यहाँ पर भी एक इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में चयन। प्रत्यक्ष रूप से देश के दृष्टिकोण से कार्य करने को अध्ययन करना और प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में होने की वजह से उसे हम प्राइमरी यानी लोकसभा को प्राइमरी कहते हैं। इसे सेकेंडरी कहा गया है और द्वितीयक कहा गया है। द्वितीयक और हाई कहा गया है। हाई इसलिए और द्वितीयक इसलिए क्योंकि जब कभी ऐसी स्थिति हो कि लोकसभा अपने कृत्यों को नहीं देख सकती, कोई ऐसा स्थिति हो जब लोकसभा सक्षम ना हो, तो राज्यसभा उस समय सक्षम सभा के रूप में सामने। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत ने राष्ट्रपति को शक्ति संपन्न माना। तब जब आपातकाल के समय राष्ट्रपति एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में हमारे सामने खड़ा। अब मान लीजिए देश में इमरजेंसी लग चुकी है और इस इमरजेंसी के दृष्टिकोण से लोकसभा भंग हो गई है, सरकार की स्थिति में। ऐसी दशा में राष्ट्रपति एक शक्ति के रूप में, हाईकमान के रूप में रखा गया है। राष्ट्रपति के अंतर्गत सारी शक्तियां समाहित हो जाएगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तहत अब जब तक चाहे प्रधानमंत्री शासन को संभाल सकता है और उसकी सरकार गिरने के संबंध में कोई बात नहीं रहेगी। और ऐसे में किसी भी प्रकार के बिल को निर्विरोध रूप से पारित करके राज्य या देश की रक्षा की जा सकती है, ऐसा भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल में कहा गया। और मैंने आपातकाल को इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। अब आपातकालीन दृष्टिकोण से देखें तो राष्ट्रपति एक सक्षम व्यक्ति बनाया गया, लेकिन आपातकाल के दृष्टिकोण से राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए उस समय एक सदन बनाया गया। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया। राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए भी कहा गया क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा भंग होती। राज्यसभा क्रमवर्तित रूप से 2/3 मेंबर्स के साथ हर 2 साल 3 साल पे इसकी सदस्य, हर 6 साल पे इस हर 2 साल पे इसके सदस्य बदलते हैं। 1/3 सदस्य बदलेंगे और नए 1/3 सदस्य आते हैं। इस प्रकार से एक साथ इसमें सदस्य कभी नहीं होते। 6 साल के क्रमवर्तन के दृष्टिकोण रखा गया, 5 वर्षों के लिए 6 वर्ष। इन सब कुछ कारणों की वजह से इसे उच्च सदन नाम। अब चलिए अध्ययन करते हैं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन दिस सभा। राज्यसभा के सदस्यों को अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है भारतीय संविधान के अनुसार, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। ठीक उसी प्रकार से जैसे लोकसभा में 552 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 545। इनमें से 12 ऐसे सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इन राष्ट्रपति की इच्छा पर मनोनयन के यहाँ पर 12 सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कुछ क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त, जैसे कला, साहित्य,
विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, इन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर राष्ट्रपति कुछ लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में जो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन उस समय की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, ये दोनों प्रणालियां मैंने पूर्व के वीडियो में राष्ट्रपति के चयन में बताया था, मैं इसे एक बार फिर से यहाँ पर करना चाहूंगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व होना। अब यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज कार्य करेगा और यहाँ पर ठीक उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति के चयन के लिए संसद सदस्यों की अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसियों में पॉपुलेशन के आधार पर उनकी वोट वैल्यू निर्धारित की जाए, ठीक उसी प्रकार से विधानसभाओं के सदस्यों, संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के वोट वैल्यू उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन के दृष्टिकोण पर होती, ठीक उसी प्रकार से यहां पर राज्यों के अनुसार, वहां की पॉपुलेशन के अनुसार वहां के विधायकों, वहां के सदस्यों के मत वैल्यू निर्धारित होती, इसे ही अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व कहा जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसके अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक लोगों का चयन दर्शाता है, परंतु इनको अपनी सुपरमेसी देता है, यानी 1 2 3 4 इस क्रम में। अब उसी क्रम में ज्यादा अधिक सुपरमेसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनते हैं और फिर उस व्यक्ति का चयन। अब यहाँ पर देश में सबसे ज्यादा जो सदस्यों की संख्या है वर्तमान में राज्यसभा पहुंचने वाले, वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 31 सदस्यों की संख्या रखी गई। इसके बाद महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र 19 और फिर तमिलनाडु 18 सदस्यों के साथ तीसरे स्थान, बिहार और वेस्ट बंगाल चौथे स्थान पर होते हुए 16 सदस्यों को राज्यसभा में पहुंचाता है। कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश 11, तेलंगाना 7 और उत्तराखंड 3। इसके बाद बहुत से छोटे-छोटे राज्य, छोटे-छोटे। अब यहाँ पे समझे तो सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का। विभाजन से पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिलाकर ये संख्या 34 हुआ करती, परंतु अब ये संख्या 31। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश 11 और तेलंगाना 7, दोनों जब पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश के एक राज्य के रूप में था, तो आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत, विभाजन के पूर्व ये सदस्य संख्या 18 हुआ करती, परंतु तेलंगाना राज्य बनने के बाद सदस्य संख्या घट के 11 और तेलंगाना में 7 सदस्य हैं। अब बात करते हैं इन सदस्यों की योग्यताओं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यताएं होंगी जो लोकसभा के सदस्यों के लिए। तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं जैसे कि उन्हें देश का नागरिक होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार से पागल या दिवालिया ना घोषित किया गया। बस यहाँ पर जो अंतर है वो उम्र का है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए उम्र 30 वर्ष निर्धारित किया गया, जबकि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष निर्धारित है। सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में भी डिफरेंस है। जहां लोकसभा में सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष रखी गई, यहाँ पर सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया। इनमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते जाते। इस प्रकार से एक साथ राज्यसभा के 245 सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती। 245 सदस्यों के निर्वाचन 2 सालों के इस प्रकार के क्रमावर्तन के रूप में सजाया गया कि हर 2 साल इसमें से 1/3 लोग हटे जाएंगे और 2/3 बने रहेंगे। इस प्रकार से कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने पाई जिसमें राज्यसभा में कोई सदस्य ना रह जाए। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया, इसको इसलिए किया गया
क्योंकि आपातकाल की स्थिति में देश पर खतरा जब बन रहा है, ऐसी स्थिति हो जब देश में लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा ना हो, आपातकाल की स्थिति हो, तो राष्ट्रपति के पास उसका एक सदन है जिसे राष्ट्रपति अपने नुमाइंदों के द्वारा चला सकता है, और इस प्रकार से कभी ना भंग होने वाला सदन होगा जो आपातकाल के दृष्टिकोण से बना है। अब राज्यसभा के विशेष अधिकारों की और शक्तियों की बात करें। राज्यसभा को विशेष अधिकार और शक्तियां प्राप्त, जो कि इसे लोकसभा से थोड़े कुछ मायने में अधिक शक्तियां देता है। वो विशेष अधिकार दो अनन्य अधिकारों के रूप में बने, जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है, जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है, और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त। राज्यसभा को विशेष अधिकार इसलिए भी दिया क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और राज्यों के प्रतिनिधित्व होने की वजह से राज्य के संरक्षण के लिए इसे विशेष अधिकार, ये विशेष अधिकार दो अनुच्छेद में बने। आर्टिकल नंबर 249 विशेष अधिकार के रूप में देखें तो आर्टिकल 249, और दूसरा विशेष अधिकार के रूप में आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 क्या है, इसको आर्टिकल 249 कहता है राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव को पास कर दिए जाने के बाद संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसे प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए मान्य होगा या पारित किया जाएगा, किंतु उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा 1 वर्ष के बाद पुनः इसे पारित कर सकती है। प्रश्न यहाँ किस मुद्दों पर, तो राष्ट्रीय महत्व विषय घोषित हो जो राज्य सूची, संविधान की 7वीं सूची है। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, ये 3 सूचियों का वर्णन किया है। राज्य सूची वह सूची है जिसमें राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। ऐसे ही संघ सूची वह मद है जहां संघ सरकार भी कानून बना सकती है। वही संवर्ती सूची वह मद होते हैं जहां पे संघ और राज्य सरकार दोनों अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार, क्षेत्राधिकारों के अनुसार कानून बना सकते हैं। विवाद के दृष्टिकोण पर संघ के विचारों को स्वीकार किया जाता है। अब यहाँ पे राज्य को भी और केंद्र को भी शक्तियां प्रदान की, जिसमें कानून बनाने की क्षमता दोनों को दी गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के संविधान में इसे गणों का राज्य कहा गया। भारत के संविधान में 2 स्टेट या राज्य, केंद्र राज्य थ्योरी पर आधारित संविधान का निर्माण किया, यानी केंद्र और राज्य दोनों के विलय से, दोनों के विचारों को मिलाकर सरकार देश के नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए कार्य करेगी। अतः राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई विषय राज्य सूची का है, तो उस संबंध में अगर कोई कानून उठाया जाता है, कानून बनाया जाता है, तो वहां पर राज्यों के हित के दृष्टिकोण से, राज्यों की पैरवी करने वाला या राज्यों से निकल के आए लोगों के दृष्टिकोण से राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित करने के अधिकार दिया। ऐसा 1 वर्ष के लिए होगा और उसके बाद वो कानून अगले वर्ष में बढ़ाया जा सकता है राज्यसभा की इच्छा। दूसरा है आर्टिकल नंबर 312, जो कहता है कि राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक कि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे, तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे स्पष्ट है कि राज्यसभा को एक विशेष अधिकार है।
देश की शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, देश के शासन को मजबूत बनाए रखने के लिए राज्यसभा का यह अधिकार बहुत, राज्यसभा यह अधिकार दिया गया है जिससे वो अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध स्थापित करने का कार्य करे। अब मान लीजिए कि सरकार कोई एक अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रारंभ करना हो सकता है, ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ऐसा कोई कल को आयोग बनाया जाए, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए आयोग यूपीएससी, लोक सेवा आयोग पीएससी। तो ये जो आयोग, अगर ऐसा कोई आयोग, नवीन आयोग स्थापित करने की बात आएगी तो इस संबंध में लोकसभा सीधे बिल नहीं ला सकती। लोकसभा जो चाहती है तो राज्यसभा से इस बिल को पहले पास करें। अन्य सारे बिल के दृष्टिकोण से लोकसभा में बिल लाया जा सकता है, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा जाने के उपरांत राज्यसभा से 14 दिन के अंदर उसे पास होना जरूरी है, और नहीं भी पास होता है तो वो पास मान लिया जाएगा, इन पारित कर दिया और राष्ट्रपति के दस्तखत होने के लिए चला जाएगा। परंतु यहाँ पर राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त दिया गया है, जिसमें लोकसभा चाहे भी तो बिल नहीं ला सकती, बिल लाना होगा तो राज्यसभा में, राज्यसभा से इसे पारित कराना होगा, राज्यसभा में जब इसकी स्वीकृति हो जाएगी तो लोकसभा इसे पास। अब यहाँ पे सोचिए, राज्यसभा में स्वीकृति ना होने की क्या दशा हो सकती है, ऐसा दशा, और इसमें जो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स रोल आता है वो 2/3 बहुमत और 1/3 सदस्यों का क्रमवर्तन रूप से 2 वर्ष में हटना। क्योंकि नई सरकार मान लीजिए आज आ गई हो जो कि पूर्व की पार्टी से अलग है, मान लीजिए भाजपा आई है, कांग्रेस की पार्टी की सरकार चली गई है, लेकिन कांग्रेस जब बहुमत में थी तो उसकी राज्यसभा में सदस्य आता है, और इस दृष्टिकोण से 2 वर्ष अगर बीत भी गए हैं तो राज्यसभा में सदस्य 1/3 हटाए गए होंगे, 1/3 हटाने के बाद उन 1/3 में कुछ सदस्य भाजपा के यानी रूलिंग पार्टी के आ सकते, परंतु उसके बाद भी बहुमत सदन में पूर्व की सरकार या पूर्व की रूलिंग पार्टी कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की। ऐसी दशा में हो सकता है विपक्ष यहाँ पर कोई ऐसा कार्य जो कि रूलिंग पार्टी अपनी इच्छा से करना चाहे, और हो सकता है राज्यों के अधिकारों के हनन का हो प्रश्न। ऐसी दशा में राज्यसभा की शक्तियां बलवती हो जाए, राज्यसभा की शक्तियां प्रबलित हो। अब आर्टिकल नंबर 249 और आर्टिकल नंबर 312, ये जो उपयुक्त 2 प्रावधान अभी मैंने आपसे चर्चा की, इसे इसलिए किया गया क्योंकि किसी ना किसी रूप में केंद्र सरकार राज्यों के क्षेत्राधिकार को आघात पहुंचा सकती है। अतः संविधान निर्माताओं की मान्यता रही कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तथा इस मान्यता के आधार पर राज्यसभा को ये 2 अनंत शक्तियां प्रदान की। राज्यसभा की 2 अनंत शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण, और राज्यसभा इन 2 अनंत शक्तियों के माध्यम से देश में शासन व्यवस्था को नियंत्रित कर सकती है, देश की शासन व्यवस्था को मजबूत बना सकती है। आशा है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया, अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट्स लिखिए, जिससे कि मैं और भी वीडियो में संशोधन करके और भी जो नया कुछ करने का मन है प्रबलित करके कार्य कर सकूं। फिर नए वीडियो में नई बातों के साथ मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। क्लियर, समझ में आया? अलका अनम्यूट करो, अनम्यूट। यस सर, आगे। अच्छा अलका, आपको समझ आया बेटा? हाँ सर आया। बिल्कुल बढ़िया सा। हाँ सर बढ़िया सर, जो थोड़ा कंफ्यूजन है नोट्स पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन था, यूजीसी से रिलेटेड फर्स्ट पेपर के लिए कोई बुक बता दीजिए। आपकी मेरी से कोई काउंसलिंग नहीं हुई। लॉकडाउन का बहुत बड़ा नुकसान है आप लोगों को, क्योंकि 9 घंटे की जब काउंसलिंग देता हूँ तो सब बातें क्लियर हो जाती है। जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। वो फीस लेता हूँ तो वो इतना मजबूत है
क्या कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मार्केट में किताब जितनी मौजूद है उन सब का मैंने स्क्रूटनी कर डाला है, उन सब का ऑपरेशन कर डाला है, समझ रहे? ऑपरेशन करके देख लिया, जो महत्वपूर्ण चीजें उनको अपने नोट्स में ढूंढ लिया है, और लगभग 1000 से 1500 पन्ने तक का ये नोट्स 15 साल के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ साथ हर एक चीज मैं आपको कराऊंगा। बाकी मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि बाजार से घास मूली खरीदें और जाकर के 500, 700, 800 रुपए की किताबें बर्बाद कर दें। ज्यादा पैसा हो तो हमें दे दीजिए, हमारे पास कम। ओके सर। और कुछ किताब ना लो, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफी है। ओके ओके सर। चलो फिर 6 के ऊपर भी हो गया, आज क्लास स्टॉप करते हैं। कल मैं फिर क्लास लूंगा, कल मैं क्लास लूंगा, इसलिए क्योंकि कल मैं क्लास नहीं ले पाया था आप लोगों का, इसलिए आने वाले कल यानी कि संडे को क्लास हो, ठीक है? कल फिर 4 बजे मुलाकात। ऑलराइट, यस सर, ओके सर। यस सर, ठीक है सर। नमस्ते सर। कुछ रहिए।